आग की लपटों में घिरा हुआ एक शहर दिखाई दे रहा है यूक्रेन का। आप देखिए किस तरह से शहर दर शहर तबाही का मंजर, जो अपने आप में बेहद बेचैन भी कह, तहस नहस हो चुकी हैं इमारतें। जनरल अग्रवाल। यूक्रेन से, लेकिन अभी जो रशिया ने पिछले कुछ महीनों में आरोप लगाया कि यूक्रेन जो अपनी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको दोबारा से जीवित करने की कोशिश में है, तो अगर ये उनका आरोप सही है और वाकई में जो न्यूक्लियर साइट्स यूक्रेन की वापस जीवित की जा रही हैं, तो इससे कोई न्यूक्लियर परमाणु जो लड़ाई है उसका अंदेशा हो सकता है। और इसी के तहत शायद पुतिन ने उसको प्रीएम्प्ट किया। उसको पहले कहा कि मैं या फिर परमाणु लड़ाई हो, यह स्थिति बेहद भयावह हो जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन यहां पर हम दिखा रहे हैं मैप के जरिए कि यूक्रेन से 10 लाख लोगों का कहां पलायन हुआ है। अलग अलग जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर जाकर लोग शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं कि किसकी क्या तादाद है और किस तरह से बेघर हो चुके हैं लाखों लोग। अपने आप में सबसे बड़ा सवाल अब इनके भविष्य को लेकर भी, और क्या यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन में कामयाब रहेगा रूस, जिसकी मंशा के तहत वो यहां पर आया हुआ है। हजारों की तादाद में अलग अलग हिस्सों में आप देख पा रहे हैं, अन्य यूरोपीय देशों में भी लोग जा चुके हैं, जबकि बॉर्डर एरिया में जो दूसरे उसके देश हैं यूक्रेन के आसपास, वहां पर भी शरणार्थी के रूप में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। और किन इलाकों पर रूसी कब्जा हो चुका है वो भी इस मैप के जरिए जनरल अग्रवाल हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया है, आप भी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल कब्जा हो चुका है। और ये परमाणु हथियार की मैं बात करते हुए आगे ये बताना चाहता हूं कि जो यूक्रेन के पास जो परमाणु हथियार के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो वॉरहेड चाहिए होता है, एक डिलीवरी मैकेनिज्म चाहिए होता है, ट्रिगर चाहिए होता है। तो डिलीवरी मैकेनिज्म यूक्रेन के पास है। हाँ। तो जो टैक्टिकल अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर वो सप्लाई होते हैं यूरोपियन यूनियन या किसी वेस्टर्न कंट्री से, तो किसी स्टेज पर यूक्रेन जब बिल्कुल उसकी हार निश्चित हो जाएगी तो हो सकता है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करे। बार बार चूंकि न्यूक्लियर वेपन का यहां पर जिक्र हो रहा है, इसलिए सीधे में जनरल दयाल आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की ओर से कहा गया है कि उनके देश को लंबे समय से जारी एक वर्जना को तोड़ना चाहिए और परमाणु हथियारों पर सक्रिय बहस शुरू करनी चाहिए। आबे ने नेटो की तरह संभावित न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम की बात कही है। इसके जरिए ये अलग अलग देश भी जिस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए, और ये जो रूस की ओर से न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी जा रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी दी जा रही है, उसको किस तरह से आप लेंगे? क्या ये सिर्फ एक गीदड़ भपकी है या फिर वास्तव में पुतिन ने एक प्लान इसको लेकर तैयार करके रखा हुआ है? देखिए, रूस ने धमकी भी नहीं दी है। लोग सोचते होंगे मैं रूस का उस स्टेटमेंट को जो उन्होंने बोला है यूएन में, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, उसको धमकी मत समझिए। उन्होंने बोला है कि अगर हालात ऐसे बिगड़ते चले गए और नाटो की तरफ से कुछ भी ऐसी कार्रवाई हुई तो फिर तीसरे महायुद्ध की तरफ होगा अगर नाटो इसमें ज्वाइन करता है। और पुतिन पहले कह चुके हैं कि नाटो अगर ज्वाइन करता है तो नाटो बहुत स्ट्रांग है और हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। अपने लोगों को आज से 10 दिन पहले वो ये संबोधित कर चुके हैं अपने देश को। वो दुनिया में वो वीडियो घूम रहा है और उन्होंने माना है ये बात अगर युद्ध के दौरान, और उन्होंने माना है कि अगर रशिया को खतरा होगा, रशिया ही नहीं रहेगा तो दुनिया जाए भाड़ में। वो तो सीधी भाषा बोलते हैं ना। अगर रशिया के अस्तित्व को खतरा रहेगा, उन्होंने ऐसे करके हाथ बोला, बल्कि में देखे अगर रशिया ही नहीं है तो फिर किसका क्या मतलब है, फिर सब जाए। तो आप उस लीडर की मानसिक जो प्रिपरेशन है, जो उसका डेमिनर है बॉडी का, जो उसका आज तक स्टेट्समैनशिप है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो रशिया को बिल्कुल मजबूत बनाना चाहते हैं। रशिया के चारों तरफ अगले 100 साल किसी किस्म का, आप लोग सोचते नहीं हो इस देश पर रशिया को मजबूत बनाना चाहते हैं। मैं बताता हूं आपको, सैकड़ों लोगों की जान लेकर, बिल्कुल लाखों लोगों को बेघर करके। उनको ये देखिए, आप लोग पढ़ी कर, एक मुल्क है 1000 साल से, उसकी सीमाएं 7 गुना, और ये देखिए रूसी सेना के टैंक, डोनेट्स की ये तस्वीरें, सब डोनेट्स की तस्वीरें, 7 टाइम जोन है। वो सिर्फ 14 करोड़ लोग हैं, कोई घुस नहीं सकता। इधर कभी कहते हैं रोहिंग्या घुस गए, कभी कहते हैं बांग्लादेशी घुस गए, इधर ऐसे हाहाकार होती रहती है। आज तक कभी रशिया में सुना है कौन घुस गया? 14 करोड़ लोग हैं सिर्फ, हम 140 करोड़ लोग हैं। हमें सोचना चाहिए, क्योंकि वो 1000 साल की सिक्योरिटी और डिफेंस सोचते हैं। हमें सोचना चाहिए, क्या हम नहीं सोचते? और ये देखिए ये तस्वीरें, इसके बाद ये जो तस्वीरें बंकर में छिपे हुए लोग, नाटो अगले 100 साल रशिया की तरफ नजर नहीं उठाएगा। इन तस्वीरों पर भी ये महिलाएं आप देख पा रहे हैं किस तरह से कैंडल जलाकर ये युद्ध की हकीकत है। लोग, हम लोग देखिए, ये युद्ध की हकीकत है। हर युद्ध में दिखती है। इराक के युद्ध में नहीं दिखी, लीबिया के युद्ध में नहीं दिखी, युगोस्लाविया में जब वो 5 कंट्री टूट के होगी ये नहीं दिखी,
कब नहीं दिखी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं दिखी, हमारे यहाँ नहीं दिखी जब बांग्लादेश पर अत्याचार किया पाकिस्तानियों ने और वह बेहाल कर दिया उस पूरे देश को। ईस्ट, जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, वहां तस्वीरें नहीं दिखी, तभी तो हमने इंटरवीन किया। भारत उन दिनों में क्या लड़ाई लड़ने के काबिल था? हमारी अपनी मुसीबतें थी, लेकिन जब जनता पर हाहाकार हुआ और पाकिस्तान की सेना ने अत्याचार किए, तो क्या भारत जैसे मुल्क ने नहीं किया? दोनों जगहों में फर्क है सर। वहां पर वहां के नागरिकों का विद्रोह था, वहां के नागरिकों का विद्रोह था, वो अपने आप को एसोसिएट नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान के जुल्मों सितम से तंग आ चुके थे, वो चाहते थे कि उनको फ्री कंट्री बनाई जाए। इस वजह से इंडिया ने वहां पर एक अलग देश के रूप में बांग्लादेश को। आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन लड़ाई की ये हकीकत है, लड़ाई होगी तो विनाश होगा, लड़ाई होगी तो बर्बाद होंगे। क्या एक भी यूक्रेनी नागरिक ने ये कहा है कि रूस जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है? बिखरेंगे, बेटे मरेंगे, ये लड़ाई की हकीकत है। यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट बिल्कुल अलग है सर। साहब, लोग सेंटिमेंट की बात ही नहीं है, वो लड़ाई है, उसमें हमारे सेंटिमेंट का क्या फर्क पड़ता है? अरे इससे कुछ सीखिए। ये जेलेंस्की से दुनिया को सीखना चाहिए कि लोगों ने क्या इंतजाम कर रखे हैं, अपने मुल्क की जनता को कैसे हिफाजत में रखना चाहिए। और ये जो लोग आजकल कह रहे हैं मैं न्यूक्लियर ले लूं, जापान न्यूक्लियर ले ले, न्यूक्लियर हथियारों से कोई देश बचा नहीं है। ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक टाइम पर जो अपना यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए थे। क्या अगर 94 से 2004 तक देखें, क्या न्यूक्लियर हथियार रहते यूक्रेन में? यूक्रेन की क्या हालत थी? यूक्रेन कहां जाता? ये एक यूक्रेन की और रशिया की एक भाईचारा था जिसमें उन्होंने छोड़ दिए थे, लेकिन यूक्रेन को उसके बाद पाला नहीं बदलना चाहिए ना। आप एक पाले में बैठे हो। साहब, मैं ये बात स्पष्ट कहता हूं यहां से,